हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जिस बच्चे का एग्जाम हो चुका है, मैं आशा करता हूं कि उन सभी बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, या फिर जिस बच्चे का एग्जाम होने वाला है वो अपने आप पर विश्वास रखो कि आपका भी एग्जाम बहुत ही शानदार जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डीएलएड एग्जाम में वो बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि आप सबसे बन जाएगा। अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते हो ना, तो आपको सोशल स्टडीज और साइंस में एक भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपके पास अभी मौका है, जिस बच्चे का एग्जाम होने वाला है, कि वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को याद कर कर जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो मैं यहां पे आपको करवाने वाला हूं डीएलएड एग्जाम के लिए विज्ञान के टॉप 60 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जिस बच्चे का एग्जाम होने वाला है उसके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक देखोगे तभी आपको फायदा होगा। बीच में छोड़ के जाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, इससे आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा, बताइएगा। देखिए, दो गो प्रतिरोध है, एगो 3 ओम का है और एगो 6 ओम का प्रतिरोध। इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो संपूर्ण प्रतिरोध, जिसे कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध, क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मूला होता है समतुल्य प्रतिरोध का। क्या होता है, 1/में RP बराबर होता है 1/में R1 प्लस में 1/में R2 होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 1/में RP, 1/में RP बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/में R1, R1 माने पहला प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, 1/3 प्लस 1/में R2, R2 मतलब दूसरा प्रतिरोध कितना दिया गया है, तो 6 ओम का है, बराबर। अब हम अगर एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 3 से लगाएंगे 6 2 बार में, और प्लस 6 से लगाएंगे 6 1 बार में, तो 2 और 1 3, तो 3/6। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो गया 6। तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं कि 1/में RP, थोड़ा सा ना देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इतना तक भी समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, तो 1/में RP क्या है, 1/में RP बराबर कितना मान आ गया, देखिए ऊपर बच्चा 1 और नीचे 2, मतलब 1/2। 1/RP का मान 2 है, तो RP का मान कितना, तो RP का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पूरा को पलट देंगे तो RP चल जाएगा ऊपर, तो 2 भी चल जाएगा ऊपर, मतलब RP का मान है 2। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2 ओम। हमसे पूछा था संपूर्ण प्रतिरोध, तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना निकाल के, तो 2 निकल गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे पूछे समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला यही होता है, 1/में RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, जितना प्रतिरोध जोड़ा जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर था 2 गो प्रतिरोध, 3 गो जोड़, यानी कि अगर मान लीजिए 3 गो यानी कि जोड़ा जाता तो क्या होगा, प्लस 1/में R3 यानी कि R3 हो जाएगा। अगर 4 गो जोड़ा जाएगा तो प्लस 1/में R4 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये था समांतर क्रम के लिए। अगर मान लीजिए आपको जो एग्जाम में पूछ लिया जाए श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध होता है RS बराबर में R1 प्लस में R2, यानी कैसे करके आप लोग जोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा सवाल है, सौर सेल परिवर्तित करती है, जो सौर सेल है वो क्या करती है, परिवर्तित। तो सौर सेल ना, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर सेल क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का भार 18 है, कोई तत्व है जिसका भार दिया गया 18, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। बहुत ही तरीके से समझिएगा। देखिए, एक तत्व है जिसका भार दिया गया 18, भार को बोलते हैं ए का मतलब है 18 दिया गया है भार,
और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन माने ई, इसमें 7 गो इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला गया इसमें? इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, इसमें 7 गो है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमसे बोला गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जितना होता है इलेक्ट्रॉन उतनी होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद रखिएगा। तो जब आपके पास यहां पे इलेक्ट्रॉन 7 दिया गया है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही परमाणु संख्या होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, याद रखिएगा। यहां पे हम आपको फॉर्मूला भी लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है E बराबर में Z बराबर में P, यानी प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितना? 7, तो प्रोटॉन की संख्या 7। और न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है N बराबर द्रव्यमान संख्या, मतलब जितना वजन है। तो भार कितना दिया गया? 18 में से परमाणु संख्या को घटा दीजिए। परमाणु संख्या कितना? 7। 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। मतलब प्रोटॉन की संख्या निकल गया 7 और न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया कितना? 11। तो हो जाएगा 7 और 11। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा। बस फॉर्मूला याद रखिएगा, आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। आपके पास मान लीजिए यहां पे ये पहला क्वेश्चन था, आपके पास संख्या बदल के दे दिया जाए, यानी कि आपके पास जो है ना परमाणु भार कुछ और दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ और दे दिया जाएगा, फिर पूछिएगा यानी कि फिर पूछेगा कि प्रोटॉन की निकालें और न्यूट्रॉन की निकालें। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन होता है भार में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देना या फिर परमाणु संख्या को घटा देना, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष ये किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ना ये दूरी का मात्रक होता है, दूरी की इकाई होती है और ये सबसे बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष दूरी का। समय की अगर पूछे तो बोलिएगा सेकंड होता है। त्वरण का पूछे तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति का तो होता है क्या? गति माने मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है काला छिद्र सिकुड़ने से बनता है, बताइएगा। काला छिद्र जिसे कहते हैं ब्लैक होल, सिकुड़ने से क्या बनता है? भारी कणों के, यानी कि काला छिद्र सिकुड़ने से बनता है भारी कणों के, भारी न्यूट्रॉन तारों के, भारी चलती वस्तुओं के, या इनमें से कोई नहीं। तो काला छिद्र जो है ना, काला छिद्र ये किसके सिकुड़ने से बनता है? तो भारी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से काला छिद्र बनता है, जिसको कहते हैं ब्लैक होल। तो काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? भारी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रवाह होता है। हरित गृह प्रवाह जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ये क्या होता है? तो ग्रीन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, यानी कि हरित गृह प्रवाह यानी कि ग्रीन हाउस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से हरित गृह प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था। अंतरिक्ष में जो है तो जो था ना पहला मानव के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट का नाम क्या था? तो वो था स्पुतनिक 1 था। अंतरिक्ष में मानव के द्वारा बनाया गया पहला सैटेलाइट का नाम क्या था? स्पुतनिक 1 था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जी। तो जी का इकाई क्या होता है? तो जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वीय त्वरण। तो जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर, क्योंकि ई भी तो एक प्रकार का त्वरण है ना, है तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देखे जाने पर को सुधार में लाया जाता है। सबसे पहले आप ये समझिए,
नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना दिखे। तो अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ नहीं दिखता है तो उसको कौन सा दृष्टि दोष होता है? उसको निकट दृष्टि दोष होता है। दूर नहीं दिखता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो वही बोला गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के द्वारा। यहां पे बोला गया था कि जब नेत्र दूर की वस्तु को साफ ना दिखे तो उसके सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अब कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? बताइएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है निम्नलिखित में? बताइएगा। तो कौन उत्तरदायी होता है? डीएनए उत्तरदायी होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? माने किस युग्म में सही नहीं है? बताइएगा। तो विटामिन B1 संतरा में पाया जाता नहीं, यही वाला गलत है। विटामिन D यानी कि विटामिन डी कोड यकृत तेल में होता है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, और विटामिन के अल्फाफा में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, विटामिन B1, ये सही सुमेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका एकलक बहुलक है? टेफ्लॉन जो है ये किसका बहुलक है? बहुलक बताइएगा किसका है? तो टेफ्लॉन ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेफ्लॉन किसका एकलक होता है? तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। कौन? टेट्राफ्लोरोएथेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट जो है किसके संघनन से बनता है? तो याद रखिएगा, फिनोल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं? तो विटामिन D2 को आर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं? तो विटामिन B2 को कहते हैं आर्गे कैल्सीफेरोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रेटिनॉल से कौन सा रोग होता है? तो जीरोप्थेलेमिया, टोकोफेरोल बेरीबेरी, साइनोकोबालमिन रक्तलपता, या फिर आर्गे कैल्सीफेरोल से रिकेट्स। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरोल से बेरीबेरी रोग नहीं होता है। बेरीबेरी रोग नहीं होता है, तो टोकोफेरोल ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है, बताइएगा इंसुलिन क्या होता है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो याद रखिएगा, इंसुलिन ये विटामिन होता है। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन ये विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्विनिन, सल्फागुआनिडीन, या फिर क्लोरेफेनिकोल, या फिर एस्पिरिन? कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो याद रखिएगा, क्लोरेम्फेनिकोल ये प्रतिजैविक औषधि होता है। क्लोरेम्फेनिकोल प्रतिजैविक औषधि होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है? स्तन ग्रंथि से जो दूध का स्राव होता है, कौन सा जो है ये भूमिका निभाती है? कौन सा ग्रंथि? तो याद रखिएगा, वो है कौन सी ग्रंथि रखती है ना, यही पूछा था ना। तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। यानी कि बोला गया था हमसे कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है जो कि स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाती है। जो दूध का स्राव होता है ना, तो कौन सा हार्मोन भूमिका निभाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के स्राव में भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वो हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब है जो 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये वाला मैंने प्रश्न बहुत बार करवाया हुआ हूं। तो हमसे बोला गया है बल्ब में प्रवाहित धारा का मान। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है शक्ति का, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। P को बोलते हैं शक्ति, V को बोलते हैं विभव या विभवांतर, I को बोलते हैं धारा। हमसे पूछा है I का मान, तो I बराबर क्या हो जाएगा P बटे में V, क्योंकि V को ले आएंगे इधर तो P बटे V। अब P का मतलब कितना, P का मतलब शक्ति, मतलब जो बल्ब है कितना वाट का है 100 वाट का, तो लिखेंगे 100 बटे में V का मतलब है कि विभवांतर कितना वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा गया है, तो 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा गया है, सॉरी। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो जब हम 25 से भाग करेंगे 0 में ना, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, तो 0.4 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.4 एम्पियर। देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा जरूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 नहीं है, यहां पे सिर्फ नंबरिंग है। तो अगला सवाल क्या है, दूध में वसा धारिता कम हो जाती है, बताइएगा दूध में वसा धारिता कम हो जाती है कब, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में। तो दूध में वसा की धारिता वो ग्रीष्म ऋतु मानी गर्मी में कम हो जाती है, वर्षा की धारिता। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइएगा। तो मानव शरीर में ना प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। ये मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, याद रखिएगा बहुत ही अच्छा से। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अगर पूछे तो वो है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्रों की होती है। तो एक व्यक्ति ना एक दिन में, 24 घंटा मतलब एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र निकलता है एक व्यक्ति से, 1.5 लीटर मूत्र। अगला क्वेश्चन है यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या होती है। तो अगर वायुमंडल नहीं होता ना तो दिन की लंबाई कम हो जाती। क्या हो जाती, वायुमंडल नहीं रहने पर दिन की लंबाई कम हो जाती। अगला क्वेश्चन है टैप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह क्या है। टैप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है, किस पदार्थ का, तो याद रखिएगा आयरन एवं ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है। टैप रिकॉर्डर में आयरन ऑक्साइड प्लास्टिक टेपों पर यानी कि उसका लेप चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निकटतम सितारे मतलब सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितना सेकंड में, यानी कि जो पृथ्वी के निकट में जो सितारा है उससे जो है प्रकाश पृथ्वी तक कितना सेकंड में पहुंचता है ये बताना है। तो 4.2 वर्ष में, साल में पहुंचता है ये, यानी कि सितारा से प्रकाश जमीन तक, धरती तक 4.2 वर्षों में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। तो 10 का पावर -10 होता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। जीवाश्मों जैसे मान लीजिए कोई चीज मिला हमको कोयला, तो अगर हमको पता करना है कि कोयला कितना पुराना है तो रेडियो कार्बन तिथि का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ये किस प्रकार का रोग है, रक्त का रोग है, यकृत का, आंतड़ियों का या फिर फेफड़ों का। तो ब्रोंकाइटिस जो है ना ये फेफड़ों का रोग होता है। ब्रोंकाइटिस किसका रोग होता है, फेफड़ों का रोग होता है। अगला क्वेश्चन BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। BCG ये टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है, तो क्षय रोग के बचाव के लिए BCG टीका दिया जाता है, याद रखिएगा क्षय रोग के बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। तो सबसे तेजी में फैलने वाली बीमारी है मलेरिया। कौन सी बीमारी है, मलेरिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है घावों के शीघ्र भरने में
सहायता करने वाली विटामिन है, मतलब घावों को तीव्र रूप से बढ़ाने में सहायता करने वाली विटामिन कौन सी है? वह है विटामिन सी है। थोड़ी सी ना हमको दिक्कत हो रहा है क्योंकि घर में जो होता है ना वो मिर्चाई वो जल रहा है, तो इसलिए खांसी आ रहा है बार बार, सॉरी। तो यहां पे क्या बोला था कि घावों को भरने के लिए किस विटामिन की सहायता होती है? तो विटामिन सी सहायता करता है घावों को भरने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। तो आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? डीएनए। कौन सा है? डीएनए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है ना तो उसका रक्तचाप घटता है। क्या होता है? रक्तचाप घटता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। वह क्या करती है? तो ऊष्मा का अवशोषण करती है, याद रखिएगा। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। अगला क्वेश्चन है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणता होते हैं। सड़क की रोशनी जो परावर्तित करती है वो समानता अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। तो सड़क की रोशनी के सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणता कैसे होते हैं? अवतल दर्पण के जैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो जो बात भट्टी से प्राप्त होता है ना लोहा, उसको कहते हैं ढालवा लोहा। बात भट्टी से प्राप्त लोहा को ढालवा लोहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जनन अवयव है। तो पौधों का जनन अवयव पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। अगला क्वेश्चन है, देश वायु प्रदूषण संकेतक पौधा है। वायु प्रदूषण संकेतक पौधा कौन है? लाइकन है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो यह वजन किसके बराबर होगा? देखिए, वजन का फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है mg। W का फॉर्मूला होता है mg। m मतलब द्रव्यमान, कितना किलोग्राम का है? 20 किलोग्राम, गुना g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे बचेगा 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 98 गुना में 2 करेंगे तो कितना? तो देखिए 98 गुना 2, 8 दूना 16 के 6, बाकी 1 9 दूनी 18 19 माने 196। तो 196 न्यूटन होना चाहिए राइट आंसर, लेकिन 196 न्यूटन ऑप्शन में नहीं है। अभी जब निकाले तो कितना आया? 196 न्यूटन। 196 न्यूटन नहीं है तो ये हो जाएगा 196 गुना 10 का पावर 5 डाइन, क्योंकि न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डाइन। तो 196 न्यूटन बराबर 196 गुना 10 का पावर 5 डाइन हो जाएगा राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति समान है। एक अश्व शक्ति जिसको कहते हैं हॉर्स पावर, HP। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम कौन सा गैस है? ईंधन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये सभी पेट्रोलियम गैस होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। पेट्रोलियम गैस इन सभी का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक। समस्थानिक माने होता है जिसका परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसी को कहते हैं समस्थानिक। तो प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, उसे ही समस्थानिक। जैसे मैंने कहा समस्थानिक क्या है? जिसका परमाणु संख्या बराबर, तो परमाणु संख्या के बराबर ही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग तो न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की। संतुलित आहार जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो स्वास्थ्य पर, आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, इन सभी पर संतुलित आहार निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ था। हरित क्रांति
अगला क्वेश्चन है, भारत में गौ वंश की नस्लें हैं, तो भारत में गौ वंश की नस्लें 25 है। कितनी है? गाय की नस्लें 25 है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है, तो खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है? तो नमी की अधिकता एवं कवक वृद्धि, यही है कारण। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 14% से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? यानी कि जो अनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है। जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता में रोग है तो उसके बच्चे में चला जाएगा, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है उसी को कहते हैं अनुवांशिक रोग। तो कौन सा रोग है? वो है हीमोफीलिया रोग, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं, तो मैग्नीज नोड्यूल ये सागर तल से प्राप्त होते हैं। मैग्नीज नोड्यूल कहां से प्राप्त होते हैं? सागर तल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित धातु है? मिश्रित धातु कौन सी है? तो वह पीतल, जो कि मिश्रित धातु है। और पीतल ये किसका धातु, माने इसमें क्या क्या मिला होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, तो सबसे अधिक अधातु है सिलिकॉन। पृथ्वी के सतह में सिलिकॉन अधातु नहीं, ये तो सिलिकॉन उपधातु होता है ना। तो पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु नहीं, उपधातु कौन सा है? तो सिलिकॉन है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित रेशा नहीं है? रियोन, रुई, नायलॉन या पॉलीस्टीरीन। संश्लेषित रेशा कौन नहीं है? तो रुई, ये संश्लेषित रेशा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम गलनांक होता है ऑक्सीजन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? रेशम का कीट ये तो उपयोगी होता है। मधुमक्खी, घरेलू मक्खी या लेडी बर्ड ब्रिंग। तो कौन सा कीड़ा उपयोगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी। जैसे देखिए रेशम के कीड़ा का प्रयोग रेशम उत्पादन में करते हैं, तो ये तो उपयोगी है। मधुमक्खी उपयोग शहद बनाने में किया जाता है, तो ये भी उपयोगी है। लेडी बर्ड ब्रिंग भी उपयोगी है, लेकिन घरेलू मक्खी का कोई काम ही नहीं होता है, ये उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। जब आदमी विश्राम करता है, आराम करता है तब। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मात्रक होता है प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, जिसको कहते हैं POP, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू में ½ H2O। रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और कैल्शियम सल्फेट इंटू में 2H2O ये होता है जिप्सम का सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक अपने घर से पूरब दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करता है। एक बालक अपने घर से पूरब में जाता है, 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है, और अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौटता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा, ये निकालना है। तो अगर आप हमारे वीडियो को रोज फॉलो करते तो मैं ये सवाल बहुत टाइम बताया हुआ हूं कि इसका कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एक बालक है, क्या है क्वेश्चन में? एक बालक अपने घर से पूरब दिशा में 100 मीटर जाता है। मान लीजिए कि एक बालक यहाँ पे खड़ा है, ये अपने घर से पूरब दिशा में 100 किलोमीटर जाता है। पूरब दिशा में क्या जाता है ये बालक? 100 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए बालक यहाँ है और ये पूरब की दिशा में, मान लीजिए इधर इस दिशा में 100 मीटर जाता है, ठीक है। और 100 मीटर जाता है कितना समय में? 50 सेकेंड में जाता है 100 मीटर, और फिर वापस लौट आता है। यहां से ये वापस लौट के आ जाएगा इधर, फिर वापस लौट के आ गया, 100 मीटर गया और 100 मीटर लौट के चला आया फिर यहीं पे।
तो जहां से गया फिर वहीं पे आ गया, तो विस्थापन कितना, विस्थापन 0। अब बोला औसत बेग, बेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन 0, समय कितना, 50 मीटर जाने में 50 मीटर आने में, समय लगा 100 सेकेंड, 100 से भागा देंगे 0 में तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब इसका औसत बेग 0 मीटर प्रति सेकेंड इज द राइट आंसर। तो ये थे साइंस के टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। धन्यवाद।